तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आइसोलॉजी में। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, हमने देख लिया था, उसके प्रश्न उत्तर भी देख लिए थे। हमने पहले आपको उसके जो भी प्रीलिम्स फैक्ट थे वो अच्छे से समझाया था। उसके बाद हम देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता के मेंस के पर्पज से समाज, संस्कृति, सारी चीज़ों की चर्चा की थी। अब हम देखेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल आप हेडिंग डाल लेंगे, ये आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। क्या है? वैदिक काल। ये वैदिक काल आप देखेंगे, वैदिक काल या वैदिक संस्कृति, ठीक है। ये कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक ऋग्वैदिक संस्कृति, एक ऋग्वैदिक काल होता है और एक उत्तर वैदिक काल होता है। तो पहला इसमें कौन है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। ऋग्वैदिक काल के प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे, इसके मेंस फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल के प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे और मेंस फैक्ट देखेंगे, ठीक है। ये आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इसका कालखंड है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में क्या है? ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक इसका कालखंड है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि कैसी संस्कृति थी वहाँ की, कैसा समाज था, एक विकसित सभ्यता थी। फिर जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, हमने आपको बताया था दो तरह से उसका पतन हो सकता है। एक क्रमिक पतन था कि पर्यावरणीय असंतुलन के बारे में वो मान्य मत था। एक आकस्मिक था जिसमें आर्यों का आगमन था, प्राकृतिक आपदा थी, भूकंप था, बाढ़ था, नदियों का मार्ग में परिवर्तन करना था। उसके बाद जिस संस्कृति, जिस सभ्यता का भारत में विकास हुआ 1500 से 1000 बीसी तक, ये ऋग्वैदिक काल होता है। ये जैसे किसी भी इतिहास का आकलन इतिहासविद दो स्रोतों पर करते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो हमको ऋग्वैदिक काल में अधिकतर साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अब इसका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था किसी भी टॉपिक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें काल देखेंगे, इसका क्या है? काल विभाजन। इसका हम काल विभाजन देख लेंगे। काल विभाजन हमने आपको बता दिया 1500 बीसी से 1000 बीसी, और इसका है 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। भौगोलिक विस्तार जैसे हमने हड़प्पा स्थल में देखा था, हड़प्पा स्थल में हमने आपको बताया था उसका पूरा विस्तार आपको याद होगा। उसके बाद कुछ शब्द जो हैं उनके बारे में चर्चा होगी। कुछ शब्द जो हैं, जैसे जो कभी पूछ लेता है, जैसे गाय को अघन्या अष्टकर्णी कहा जाता था, अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, कर्ण शोभन जो कानों में पहना चाहिए, निष्क जो है वो आभूषण को कहा जाता था। तो ये कुछ शब्द पूछते हैं प्रीलिम्स फैक्ट में, तो उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी थी वहाँ की, ये तो मेंस का टॉपिक है। हम अर्थव्यवस्था देखेंगे, फिर समाज देखेंगे, समाज कैसा था, राजनीति देखेंगे, धर्म देखेंगे, और ये साहित्यिक स्रोत है तो इसका साहित्य भी देखेंगे, क्या क्या साहित्य है इसका। तो किसी भी टॉपिक का क्लासिफिकेशन यही है, उसका काल विभाजन, उसका काल कब से कब तक है, भौगोलिक विस्तार, कुछ शब्द हम उसके देखेंगे, फिर अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, समाज के बारे में देखेंगे, राजनीति के बारे में देखेंगे, धर्म और साहित्य पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? और इसलिए कि अब इनमें दो
जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को बांटा क्यों गया है, तो ये क्यों बांटा गया है इसको देख लेंगे। क्यों बांटा गया है? क्योंकि इनमें स्रोत में बदलाव आ जाता है और जीवन के रहन सहन में या समाज में बदलाव आ जाता है। जीवन के रहन सहन में बदलाव, रहन सहन और समाज में बदलाव आ जाता है, तो इसलिए इसको दो खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। इसलिए ऋग वैदिक काल का जो समाज है वो अलग हो जाता है, या महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी, लेकिन वो अर्थव्यवस्था के आधार पर थी कि जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसे उस हिसाब से बुलाया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वंशानुगत हो गया कि अगर कोई नाई का काम कर रहा है उत्तर वैदिक काल में, तो वो जिंदगी भर नाई ही रहेगा, भले से वो नाई का काम ना करे। लेकिन ऋग वैदिक काल में अगर कोई नाई या फिर कोई बिजनेसमैन अगर पढ़ाई भी करता है तो वो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण बन सकता था। अगर वो क्षत्रिय जैसा कार्य करता था तो क्षत्रिय बन सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि वंशानुगत हो गया था। ठीक है, तो ये इन आधार पर हम करते हैं। और फिर ऋग्वैदिक काल में हमको क्या देखने को मिलता है? ऋग्वैदिक काल में इसका जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। पूरा जो स्रोत है ये ऋग्वेद है। ठीक है, जो स्रोत है ऋग्वैदिक काल में, हमको ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, तो इसको ऋग्वैदिक काल में हम विभाजित कर लेते हैं। और ये RGW सॉरी ये BRW संस्कृति है। BRW संस्कृति, ठीक है, ये BRW संस्कृति है। आप ये नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका जो स्रोत है ये उत्तर वैदिक काल में तो अन्य वैदिक साहित्य है। जैसे इसमें बहुत सारे साहित्य आ जाते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, आरण्यक, उपनिषद, इन सब के बारे में चर्चा होती। तो अन्य साहित्य, अन्य ऋग्वैदिक साहित्य, ऐसे आप लिखेंगे अन्य साहित्य। और ये जो है ये PGW संस्कृति है। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और ये होता है ब्लैक एंड रेड वेयर, काले व लाल मृद भांड इसको बोलते हैं। ठीक है, काले व लाल मृद भांड संस्कृति, जो वहाँ से मृद भांड मिले हैं, मतलब बर्तन मिलते हैं, वो काले व लाल मृद भांड संस्कृति है। ये पेंटेड ग्रीन वेयर है। ठीक है, पेंटेड ग्रीन वेयर है। ये पेंटेड ग्रे वेयर है, ये पेंटेड ग्रे वेयर है। तो हम आगे चलेंगे। ये हो गया। अब सीधा सीधा आप प्रीलिम्स फैक्ट पे हम चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स फैक्ट, आप हेडिंग डाल लेंगे वैदिक काल संस्कृति, वैदिक काल संस्कृति, वैदिक काल संस्कृति, वैदिक काल संस्कृति। इसका कालखंड है 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? इसके हम अब प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे। इसके क्या देखेंगे? प्रीलिम्स फैक्ट। पहले आपको कुछ समझना होगा, उसके बाद हम मेंस में चलेंगे, ताकि जो शब्द आए तो वो शब्दावली से आप ठीक ठाक परिचित रहें, आपकी एक समझ बनी रहे, तो आप उसको ठीक से और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे। इस तरह से हम इसको क्लासिफिकेशन कर लिए थे, आपने देखा था। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की, और ऋग्वैदिक काल के बाद हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स फैक्ट हम किसके संदर्भ में देख रहे हैं? ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में। पहले आप ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में फैक्ट्स को देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल, उसका काल समय लिख लीजिएगा। तो ये प्रीलिम्स फैक्ट इसके संदर्भ में आप देख लीजिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले 1853 ईस्वी में,
आप लिखेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करके एक नई सभ्यता की नींव रखी जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और आर्य शब्द सबसे पहले कहाँ से आया था, तो आप वो समझ लीजिए कि सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर नाम व्यक्ति था। मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के आशय से किया। आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति हेतु, ठीक है। तो 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति हेतु किया था, ठीक है। आगे चलेंगे, ब्राइटनेस कम किए थे। तो ये शब्द हो गया है। अब कुछ शब्दों पर देख लेंगे। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वेद का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। इसको क्या कहते हैं, श्रुति एवं संहिता। श्रुति एवं संहिता भी इसे कहा जाता है। श्रुति एवं संहिता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। जो शब्द है वेद, इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान, और इसको श्रुति एवं संहिता भी कहते हैं, ठीक है। आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ है। जब हम मेंस पढ़ाएंगे, आपको मेंस के लिए पढ़ाएंगे, जो अगला वीडियो आएगा तो हम इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप प्रीलिम्स फैक्ट देख रहे हैं तो आप ऐसे ही लिखेंगे ताकि आपकी एक समझ क्रिएट हो सके, फिर हम मेंस पे डिस्कस कर सकें, ठीक है। जैसे कि ये मानना था कि आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने संस्कृति और सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को नष्ट किया और एक नई सभ्यता की नींव रखी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इसके बहुत साक्ष्य नहीं है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया और एक नई सभ्यता की नींव रखी। इसके बहुत प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया और इसका प्रयोग किया श्रेष्ठ जाति हेतु, इसका प्रयोग किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्रम में। सबसे पहले एक एक चीज हम देखते जाएंगे। प्रीलिम्स फैक्ट हम देख रहे हैं। पहला फैक्ट लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। हम जब मूलतः ग्रामीण ऐसे करके बस आप लिख लेंगे। हमने जब देखा था सिंधु घाटी सभ्यता को तो हमने कहा क्या देखा था वहाँ, वो एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता थी वो मूलतः ग्रामीण थी। अब आप जब देखेंगे आगे चलकर कि द्वितीय नगरीय क्रांति भारत में कब आती है, तो जब मगध का उत्कर्ष हो जाता है, महाजनपद काल आता है, तो उसे भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं। और भारत की पहली जो नगरीय क्रांति है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। और वैदिक काल के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सभ्यता थी ये मूलतः ग्रामीण थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे लिखेंगे, इसका जो समाज का आधार था, समाज का आधार था ऋग्वैदिक काल का, समाज का आधार क्या था, परिवार। समाज का आधार क्या था, परिवार। परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे, अभी हम आगे बताएंगे आपको। नाना नानी दादा दादी इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होता था, नृप। अविवाहित कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। और परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। तो परिवार के मुखिया जो पिता होते थे, इसलिए इसे पितृसत्तात्मक सभ्यता या पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं।
हमने मात्र सत्तात्मक देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन जब हम वैदिक काल देख रहे हैं तो ये पितृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, आगे चलेंगे। अब इसमें लिखेंगे पितृ सत्तात्मक। हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन ये पितृ सत्तात्मक है। ठीक है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि व पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन। और आप देखेंगे इसमें कि पशुओं में सबसे अधिक महत्व जो रखता था वो गाय। गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब होता है जिसकी हत्या ना की जा सके। अष्टकर्णी कहा गया है, और उसका दूध दुहने वालों को दुहिता कहा गया है। तो गाय के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर युद्ध भी होते हैं। तो पशु में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो गाय है। बैल का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हल जोतने के लिए बैल का प्रयोग हो रहा है, तो बैल का भी इम्पोर्टेंस है। आप देखेंगे घोड़े का प्रयोग भी ये करते थे। तो बहुत सारे पशुओं को ये अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसका करते थे। जैसे हमने आपको बताया है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी पशु पक्षी का उपयोग यदि उसका आर्थिक महत्व होता है तो समाज उसको अपनी तरफ अपने वश में करने की कोशिश करता है। तो आप जब भी देखेंगे गाय का भी आर्थिक महत्व है, दूध देती है, ज़्यादा पौष्टिक आहार उसमें है, उसका देसी घी बनता है, सारी चीज़ें हैं। तो वो बहुत तभी से चला आ रहा है सभ्यता में। उसके बाद बैल का है कि उससे एग्रीकल्चर है, और वहाँ पर हल जोतने के लिए बैल का प्रयोग हो रहा है। और घोड़े जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो एक स्थल से दूसरे स्थल जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग हो रहा है। तो आप किसी भी वस्तु का, किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का या किसी भी समाज का आकलन करते हैं तो देखते हैं कि उसका आर्थिक महत्व क्या है। आप ये भी देखेंगे कि गायों के लिए यहाँ युद्ध हो रहा है, और जो गोत्र का डिसाइड हो रहा है, जो गोत्र डिसाइड हो रहे हैं, जो गोत्र का निर्णय हो रहा है वो किस तरीके की, अगर कोई 10 गाय पाला हुआ है और कोई 9 गाय पाला हुआ है, तो जो 10 गाय वाला है उसका गोत्र ज़्यादा ऊंचा होगा, जो 9 गाय वाला होगा उसका गोत्र नीचे होगा। तो गोत्र का जो डिसाइडेंस हो रहा है वो भी गायों के गोधन के आधार पर होता है कि कितनी गायें किसके पास है। तो यहाँ पर गाय का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और आप देखेंगे कि ये ऋग्वैदिक काल से जो चल रहा है गाय का इम्पोर्टेंस आज भी भारतीय समाज में और ख़ासकर हिंदू धर्म में आज भी वही स्टेटस गाय रखती है। तो ये तभी से चला आ रहा है। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, ये हो गया। अब हम देखेंगे वेदों के बारे में। वेदों के बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो वेदों के बारे में देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कौन? 4 है। ठीक है, पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। इसको आप नोट कर लेंगे। फिर अब इन चारों पर भी अभी चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी देखेंगे। और हम देखेंगे कि यजुर्वेद में क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अथर्ववेद में देखेंगे कि उसमें क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और सामवेद में भी देखेंगे उसकी क्या विशेषता। इनके बारे में पूछता है, प्रीलिम्स में भी पूछता है, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, यूपीएससी में यहाँ तक कि मंडलों के बारे में पूछ लेता है कि कौन से मंडल में कितने हैं। और यहाँ तक भी पूछता है कि किस देवता के ऊपर कितने मंत्र हैं। तो उन सब को हम आराम से देखेंगे, आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सब आप पढ़ेंगे। और जो हमने क्लासिफिकेशन करवाया था वो हम मेंस में ठीक से देखेंगे। पहले हम प्रीलिम्स फैक्ट को समझ लें, ताकि आगे जब हम मेंस के बारे में डिस्कशन करें तो आपके पास एक ठीक ठाक शब्दकोश भी हो और आपको एक थोड़ी बहुत समझ भी विकसित हो जाए इस बारे में। और ये प्रीलिम्स में याद करने के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि मेंस तो समझ के लिए होता है, मेंस याद करने के लिए तो होता नहीं है। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बारे में बात करेंगे। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद क्या है? इसमें क्या है? देवताओं
इसमें क्या है, देवताओं, जो देवता माने गए हैं जिनकी पूजा की जाती थी, तो देवताओं की स्थिति में देवताओं की स्तुति मतलब प्रशंसा या भक्ति, ये सब होता है। देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। ठीक है, देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। आपने ये लिख लिया। अब इसके संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता तो ये है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, वेद व्यास। ठीक है, संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखेंगे, इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल ऐसे पॉइंट करके आप लिखते जाइएगा। ये 10 मंडल है, इसमें 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र हैं। 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, संकलनकर्ता कौन है इनके? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र हैं। ये आप लिखेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पुराना मंडल कौन सा है? 10 मंडल में सबसे पुराना कौन सा है, ये भी देखेंगे। सबसे पुराना कौन है? दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है। दूसरा एवं 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना मंडल है। सबसे पुराना मंडल कौन है? दूसरा एवं 7वां मंडल, जिसको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, जिनको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे नवीन कौन है? सबसे नवीन कौन है? तो 10वां मंडल सबसे नवीन है। 10वां मंडल सबसे नवीन है। ठीक है, सबसे नवीन कौन है? 10वां मंडल। यही वो 10वां मंडल है जिसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र होता है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब का जो हमें परिचय होता है वो 10वें मंडल में होता है। और ये मंडल ऋग्वेद में सबसे आखिरी में जोड़ा गया। तो इसलिए जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो आर्थिक था, न कि सामाजिक था। उत्तर वैदिक काल में जब हम इंटर करते हैं तो वहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो सामाजिक हो गई। ये यहाँ ऋग्वैदिक काल में डिसाइडेंस कैसे हो रहा है कि कौन क्या होगा? तो वो जो कार्य कर रहा है उस हिसाब से उसका डिसाइडेंस हो रहा है वर्णों का, कि अगर वो सेवा कार्य में लगा हुआ है तो वो शूद्र कहलाएगा ऋग्वैदिक काल में। अगर वो राजकाज के लिए काम कर रहा है, युद्ध का काम कर रहा है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। पूजा पाठ कर रहा है और शास्त्रों को पढ़ रहा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो उसको वैश्य कहा जाएगा। लेकिन अगर जो सेवा करने वाला है वो बिजनेस करने लगे तो उसको वैश्य, ठीक है, आसानी से ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था। फिर जब कोई बिजनेसमैन जो वैश्य होगा उस वक्त का, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहे, वो शिक्षा ग्रहण करने लगे तो वो ब्राह्मण हो जाता था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। वहाँ पर वर्ण व्यवस्था की नींव बहुत 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 दृढ़ हो गई। वहाँ पर यह था कि जो जन्म से पैदा होगा, तो ये अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आती है कि कोई जन्म से ब्राह्मण होगा, कोई जन्म से क्षत्रिय होगा, कोई जन्म से वैश्य होगा, कोई जन्म से शूद्र होगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप ये दिमाग में रखिएगा। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे मेंस में और बहुत इलेबरेट करेंगे इसको। आपको सिर्फ अभी ये फैक्ट को समझते चलिए क्योंकि ये पूछता है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ तक आपने लिख लिया, आगे चलें। और इसका जो
पाठ करते थे, पाठ का मतलब कि जो इसका पढ़ते या गाते थे, स्तुति करते थे, उनको क्या कहा जाता था? होर्त। होर्त पाठ करने वाला, किसका पाठ करने वाला? ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? होर्त या होता। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे। पाठ करने वाले को होर्त या होता कहा जाता था। आपने लिख लिया, आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो इसका 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल, ये 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को। सोम एक देवता है, सोम को समर्पित है। यह सोम को समर्पित है। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ठीक है, और 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। 10वां मंडल जब हम देखते हैं तो पुरुष सूक्त ये सबसे नवीन मंडल है, ऋग्वेद में सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। तो जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ये अभी हम फैक्चुअल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की पहली वीडियो में हमने आपको प्रीलिम्स का ठीक ठाक समझा दिया था, उसके बाद हम मेंस पर आए थे, तो मेंस के सारे चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को हम एक साथ एलिब्रेट करके देखे थे, उसके बाद प्रश्नोत्तर देखे थे। तो उसी क्रम में ये भी चलेगा। तो आप तनाव मत लीजिए कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप इसके समझ बना लेंगे तो आगे हम मेंस पर चर्चा करेंगे। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है ये, और ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ कौन सा? जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता में समानता देखने को मिलती है, में समानता देखने को मिलती है, में समानता। आप ऐसे लिखेंगे, ऋग्वेद व ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में समानता देखने को मिलती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों के एक दूसरे के समान है। जिंद अवस्था में समानता देखने को मिलती है। ये इस तरह रहेगा। इसीलिए आप जब देखेंगे कि जब कोई अखंड भारत की बात करता है तो वो ये मानता है कि इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब अखंड भारत का हिस्सा थे। ये भी एक फैक्ट है कि ये जो संस्कृति व समाज जिस ग्रंथ में, ऋग्वेद में है जिस तरह का, वैसे जिंद अवेस्ता का है। तो समानता तो देखने को मिल रही है। या तो ये एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे व्यापारिक गतिविधियों में या किसी प्रकार से, या तो ये दोनों समाज एक ही रहे होंगे, या दोनों सभ्यताएं या दोनों साम्राज्य एक ही रहा होगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। और ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी जो है वो कौन सी है? ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है, जो हरियाणा में थी, जो लुप्त हो चुकी है, जो लुप्त हो चुकी है। और इसको क्या कहा जाता था? नदी तमा, नदी तमा, देवी तमा, माती तमा। तो इसको नदी तमा, आपसे ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है सरस्वती नदी के बारे में, और इसी से रिलेटेड था कि नदी तमा, माते तमा और देवी तमा किस नदी को कहा गया है, तो वो सरस्वती नदी है। तो सबसे पवित्र नदी हम देख लिए इसमें कि सरस्वती नदी है। अब हम देखेंगे कि ऋग्वेद में यमुना, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार। इसका कारण भी है। आप देखेंगे ये जो सरस्वती नदी है ये जो सिंधु नदी क्षेत्र है उसमें पड़ती है, और यमुना नदी, गंगा नदी, ये गंगा नदी क्षेत्र है। तो अभी जब ऋग्वैदिक काल का आरंभ था, जब ये सभ्यता की नींव रखी गई, ये सभ्यता का विकास हो रहा था, तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र में ज़्यादा फैली हुई थी, ना कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में।
जो गंगा यमुना का क्षेत्र है उसमें ये ज़्यादा नहीं फैली हुई थी, तो इस कारण भी इसका थोड़ा कम उल्लेख मिलता है। और सभी नदियों का जैसे रावी, यमुना, रावी, सतलज और चेनाब, इन सब नदियों का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। तो यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार है। जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है, जिसे नदी तमा, देवी तमा, माते तमा कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे कि जो देवता हैं ऋग्वेद में, उनमें पुरुष देवता ज़्यादा हैं या महिला देवी हैं वो ज़्यादा है। तो हम जब ऋग्वेद को देखते हैं तो ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की उपस्थिति या पुरुष देवताओं की प्रधानता है। तो एक कारण हमने देखा था कि परिवार का जो मुखिया है वो एक पुरुष है, तो हमने पितृसत्तात्मक कहा। लेकिन जब धर्म से रिलेटेड हम बात देख रहे हैं, समाज की बात देख रहे हैं, उनमें जो पूजा पद्धति है, जो देवी देवताओं के बारे में है, तो इनमें देवताओं की अधिक पूजा हो रही है। तो इस हिसाब से भी पितृसत्तात्मक यह समाज था। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि वहाँ देवियों की मूर्तियाँ जो ज़्यादा मिली हैं वो महिलाओं की मिली हैं, तो उस आधार पे हमने इसको मात्र सत्तात्मक कहा था। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो धर्म में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं, वो पुरुष देवता हैं, तो इस हिसाब से ये पितृसत्तात्मक समाज हुआ। तो हम आगे लिखेंगे इसी में, ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता, पुरुष देवताओं की, ये मार्कर चल ही नहीं रहा, पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इसमें पुरुष देवताओं की प्रधानता है, ठीक है, इसमें पुरुष देवताओं की प्रधानता है। और सबसे ज़्यादा इंद्र देवता जो हैं, इनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किया गया है, सबसे अधिक 250 बार इनका वर्णन है, ठीक है। लो इसमें थोड़ा सियाही डालो। आप देखते हैं कि पुरुष देवताओं की प्रधानता इसमें अधिक है और इंद्र देवता जो है उनका वर्णन 250 बार है, ठीक है। उसके बाद वरुण का भी मिलता है, हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो ये ग्रंथ अवेस्ता से ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसमें आगे सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती हमने देख ली, देवी तमा, माते तमा, इसको नदी तमा कहते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जिक्र होता है। और जो ऋग्वेद में नदियां हैं, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, 1-2 नदियों का नहीं, 21 नदियों का वर्णन है। मतलब 21 नदियों का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र रहा होगा, तो वो 21 नदियों का वर्णन मिलता है। और उसमें जो सर्वाधिक वर्णन है वो सरस्वती नदी का वर्णन है, जो पवित्र नदी थी। यमुना का उल्लेख 3 बार है और गंगा का उल्लेख 1 बार है, ये हम देखते हैं। और ये जो सभ्यता थी, इसका भौगोलिक विस्तार 7 नदी क्षेत्र में था। अभी हम इसको आगे देखेंगे और वो हम 7 क्षेत्र भी देखेंगे, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। अभी हम साहित्यिक स्रोत जो मिले हैं उन पर देख लेते हैं। तो हमने ये ऋग्वेद पूरा देख लिया है। ऋग्वेद में मैं देख लेता हूँ और कोई फैक्ट तो नहीं छूट रहा है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी जो छूटा होगा वो मेंस में कवर हो जाएगा आपका। तो दूसरा हमने आपको बताया था कौन सा, सामवेद। आप हेडिंग डाल लेंगे सामवेद। तो ये सामवेद आप पहले पढ़ लीजिए, सामवेद, सामवेद, इसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे। तो सामवेद ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम शास्त्र है। ये भारतीय संगीत का भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम साक्ष्य है। ये भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम साक्ष्य है, मतलब प्राचीनतम साक्ष्य। अब इसको समझिएगा कि सामवेद में जो चर्चा की गई है वो ज़्यादातर अधिकतम संगीत पर चर्चा की गई है। तो ये भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। और इसका जो पाठ करते थे उनको क्या कहते थे, पाठ करने वाले को, जो सामवेद का पाठ करने वाले को क्या कहते थे, उद्गाता कहते थे। इसको
पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? उद्गाता। उद्गाता, ये उद्गाता के नाम से जाने जाते थे, उद्गाता। और इसके संकलनकर्ता कौन थे? संकलनकर्ता, ये जो प्रथम दृष्टा दिया गया है कि सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी, वेद व्यास के शिष्य जैमिनी। ठीक है। तो भारतीय संगीत शास्त्र का ये प्राचीनतम साक्ष्य है। इसका जो पाठ कर रहे हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता वेद व्यास के शिष्य जैमिनी हैं। आप आगे लिखेंगे फिर, सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। जो हमारे यहाँ संगीत में सा रे गा मा पा, सा रे गा मा प द नी सा, आप देखते हैं ना। तो इस 7 स्वर जो लिए गए हैं, जो संगीत इसी पे बेस होता है, जो म्यूज़िक भी इसी पे बेस होता है। तो सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। 7 स्वरों की जानकारी सर्वप्रथम, 7 स्वरों की जानकारी सर्वप्रथम। आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपने से, स रे ग, इसी तरह पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है। तो 7 स्वरों की जो जानकारी सर्वप्रथम हमको सामवेद से मिलती है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। आप इसमें एक लिखेंगे कि सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद का है, सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद और अथर्ववेद, ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिनका कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक मतलब जंगल में जो घूमा करते थे, जंगल में जा जाकर या फिर बहुत एक दूसरे की जगह जा जाकर एक दूसरे को सिखाते थे, तो उनको आरण्यक कहा जाता था। मतलब सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक मतलब होता है कि जो जंगलों में रहकर रचना करते हैं, तो वनों में इसकी रचना होने के कारण इसको आरण्यक कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे आरण्यक आपको देखने को मिलेंगे, तैत्रीय, यत्रे, बहुत सारे हैं, अभी हम आप उस पर चर्चा करेंगे। तो सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। और आगे लिखेंगे, सामवेद का उपवेद कौन है? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। इसका उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। आप ये जान लीजिएगा, वेद तो है ही, वेद के साथ आपको उपवेद मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे, आरण्यक मिलेंगे, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, वेदों से संबंधित ब्राह्मण, उपनिषद, उपवेद, इस तरह से हम अभी सब आपको लिखवाएंगे धीरे धीरे। तो इस सामवेद में बस इतनी ही जानकारी आपको लेनी है सामवेद के अर्थ में, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो भारतीय संगीत शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? किस पुस्तक को? वे सामवेद को कहा जाता है। अब हम आगे चलेंगे। आगे चलिए, तीसरा लिखिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद, तीसरा लिखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद में आप लिखेंगे, इस पे क्या है? यज्ञ विधि, यज्ञ विधि कर्मकांड का उल्लेख, यज्ञ विधि कर्मकांड का उल्लेख। सीधा सीधा कहने का मतलब है पूजा की पद्धति। जैसे पूजा करने की जो पद्धति है कि किस तरह पूजा की जाती है, तो उस पद्धति का जो वर्णन हमको ठीक ठाक मिलता है, वो कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ विधियों व कर्मकांडों पर बल दिया गया है। तो यज्ञ विधि कर्मकांड का उल्लेख किस में है? यजुर्वेद में है। इसका मतलब पूजा की पद्धति जो बताई गई है वो यजुर्वेद में है। इसमें कुल कितने मंडल हैं?
40 मंडल हैं। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 40 मंडल हैं। और मंत्र कितने हैं? 2000 मंत्र हैं। 2000 मंत्र हैं। 40 मंडल हैं इनमें कुल, और 2000 मंत्र हैं। और इसका पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? पाठ करने वाला अथर्व, अथर्ववीव। थोड़ा गलत हो गया ये, इसको कहते हैं अथर्ववीव। स्पेलिंग उसकी मिस्टेक हो गई, अथर्ववीव। तो इसको अथर्ववीव कहा जाता था। इसमें यज्ञ और यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। ये भी लिख सकते हैं, यज्ञ एवं यज्ञ बलि विधियों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, यज्ञ एवं यज्ञ बलि विधियों का प्रतिपादन किया गया है, वो यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख इसी में है। हाथियों के पालने का उल्लेख, हाथियों के पालने का उल्लेख, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। हाथियों के पालने का उल्लेख किसमें हमको मिलता है? यजुर्वेद में। सर्वप्रथम हाथी कैसे पाले गए जो, तो वो यजुर्वेद में हमको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, लिख लिया आपने, मिटा दें इसको। अब यज्ञ जो था, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये सब सारे यज्ञों की जानकारी सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलती है। तो हमने यहाँ लिख लिया यज्ञ विधि कर्मकांड का उल्लेख, तो हम उससे समझ जाएंगे, इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे हम। जो अलग अलग यज्ञ होते थे अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए, राजा की लंबी आयु के लिए, तो वो सब यज्ञ की जानकारी यजुर्वेद में मिलती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीलिम्स फैक्ट। चौथा लिखेंगे आप, कौन सा बच गया? अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में हम लिखेंगे। इसमें क्या है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, इन सब का जो वर्णन मिलता है हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और इसमें और जानकारी मिलती है। भारतीय औषधि, जो भारतीय औषधि है, जो आयुर्वेद है, वो इसी में देखने को मिलता है हमको। भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधित जानकारियाँ भी इसमें हैं। विज्ञान संबंधित जानकारी। तो हमको अथर्ववेद से क्या देखने को मिलता है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधित जानकारी हमको कहाँ देखने को मिलती है? अथर्ववेद में। ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। और वो शाखाएं कौन कौन सी हैं? शौनक, एक को शौनक और दूसरे को पिल्लाद। शौनक व पिल्लाद। ठीक है, तो अथर्ववेद में हमको जानकारी मिलती है तंत्र मंत्र की, जादू टोने की, और दो शाखाओं में बटा हुआ शौनक और पिल्लाद। इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद। और इसमें वास्तुशास्त्र की जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र,
जो वास्तुकला हमने आपको बताया था कि घर कैसे बनेंगे, किस दिशा में बनेंगे, दिशा क्या होगी, सारी चीज़ें, खिड़की दरवाजे किधर खुलेंगे, घर का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान इसी में है। वास्तु शास्त्र का ज्ञान इसी में है। वास्तु शास्त्र का ज्ञान हमें कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में हमको इसको देखने को मिलता है। इसके उपनिषद कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। उपनिषद आप इसके देख लीजिए कौन कौन से। मांडूक, मांडूक इसके उपनिषद हैं। मांडूक, मुंडक, मांडूक, मुंडक और प्रश्न इसके जो हैं उपनिषद कौन कौन से हैं? मांडूक के, मुंडक और प्रश्न। अभी हम एक अलग से भी चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, सभी वेदों के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, आरण्य कौन कौन से, उपवेद कौन कौन से हैं, वेदांग क्या क्या हैं, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप लिख लीजिए। लिख लिया आपने? मिटा दे इसको, आगे बढ़ेंगे इसी में। इसमें एक और जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित, अथर्ववेद में कुरु के राजा, अथर्ववेद में इसमें आप लिखेंगे कुरु के राजा, कुरु के राजा, आप लिखेंगे कुरु के राजा परीक्षित, परीक्षित का उल्लेख इसी में मिलता है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और ये जो परीक्षित थे, इन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का देवता। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है जिन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है, यह बताया गया है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है जिन्हें अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, यह बताया गया है। और इसके पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्म। पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्म, ब्रह्म। ठीक है। और इसमें जो सभा व समिति को, सभा व समिति, सभा व समिति मान लीजिए कि जब कोई डिसीजन लेना पड़ता था ऋग्वैदिक काल के समाज के प्रति, तो सभा व समिति और विदत, ये तीन चीज़ें थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। किसी में सामंत वर्ग होता था, अभी हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। किसी में राजा और उसके बहुत ख़ास लोग होते थे। तो सभा समिति विदत जो होता था वो समाज के बारे में समझने के लिए, जैसे कोई परेशानी आने वाली है या युद्ध होने वाला है, कोई आक्रमण करने वाला है या किसी पर आक्रमण करना है, तो जो डिसीजंस लिए जाते थे वो सभा व समिति में लिए जाते थे। तो सभा व समिति को प्रजापति जो देवता हैं, प्रजापति की पुत्रियां, प्रजापति की पुत्री कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्री कहा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है तो कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम मेंस पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के आइएगा, ताकि जब हम लिखवाएं तो आपको शब्द जानना ना पड़े। क्योंकि जब हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद, हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन सब की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको ठीक ठाक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए आपके मन में कि ऋग्वेद कैसा था और उसमें किस किस बात की जानकारी मिलती है, अथर्ववेद कैसा था, उसमें किस किस बात की जानकारी मिलती है, सामवेद कैसा था, संगीत शास्त्र था। तो आपके जब एक कॉन्सेप्ट बना रहेगा तभी आप मेंस को ठीक से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम चर्चा कर लें शब्दों के बारे में, साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये पूछता भी है। आगे हम बढ़ें, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों वेद हो गए। अब हेडिंग डाल लीजिए आरण्यक। अब आरण्यक क्या होता है हम आपको बताएंगे। आरण्यक, सबसे पहली बात, वनों में इसकी रचना हुई। वनों में इसकी रचना होने के कारण, रचना होने के कारण इसे
आरण्यक कहा गया। अच्छा, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो वनों में इसकी रचना होने के कारण इसे आरण्यक कहा गया। तो आप इतना बस लिखेंगे, ठीक है। वनों में इसकी रचना हुई तो इसके कारण इसको आरण्यक कहा गया। अब वर्तमान में 7 प्रमुख आरण्यक है। वर्तमान में 7 प्रमुख हैं। जो वर्तमान में 7 प्रमुख हैं तो उनमें कौन कौन से हैं आप लिखेंगे? इत्रे, तैत्री, इत्रे, तैत्री, या मतलब इत्रे, तैत्री, इसका उच्चारण बड़ा खतरनाक है। ये लिखा है माध्य, माध्य, फिर छोटे ए के मात्रा ये है, ये माध्यंद। ये थोड़ा उच्चारण करने में इसका थोड़ा प्रॉब्लम, और आप लिख लीजिएगा ऐसे तो आएगा, तो देख लीजिएगा उच्चारण नहीं हो पा रहा है कैसे होगा। तो ये शंखायन, अगला है शंखायन, मैत्रायणी, 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 और तलवकार, तलवकार, और एक लास्ट है विरहदारण्यक। तो ये आरण्यक कुछ है। तो आरण्यक क्या होते हैं? इनकी वनों में इसकी रचना होने के कारण इसे आरण्यक कहा गया। 7 प्रमुख है, इत्रे, तैत्री, और ये माध्यंदन, और शंखायन, मैत्रायणी, तलवकार, वृद्धारण्यक। अब हम इनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? जितने भी ऋग्वेद हैं उनके आरण्यक है, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, वेदांग है। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि आरण्यक होता क्या है। तो ऋग्वेद का आरण्यक जो है तभी ना समझेंगे, तभी हम आपको लिखाएंगे कि ऋग्वेद का आरण्यक क्या है, यजुर्वेद का आरण्यक क्या है, सामवेद का आरण्यक क्या है। ये पूछा गया है। जब हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे ना तो उसमें है, बीपीएससी में भी पूछ लेता है कि अभी पूछा था, मैंने एक क्वेश्चन देखा था किसी धर्म ग्रंथ के ही बारे में था, इन चारों वेदों में से उसके ब्राह्मण के बारे में पूछा था। एक बार पूछा है उपनिषद के बारे में पूछा है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसको नोट करते चलिएगा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और अब हम आगे चलेंगे, ये आपने लिख लिया होगा उपनिषद पर। अब हम आगे चलेंगे उपनिषद पर। आप हेडिंग डाल लीजिए उपनिषद, थोड़ा स्पीड में लिखिए। नर्सरी के बच्चे आप हैं नहीं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो स्पीड बढ़ाइए। उपनिषद आपने हेडिंग डाल ली। आगे लिखेंगे इसमें भारतीय दार्शनिक विचारों का, भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह ये है। भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। पहले के समय में और आज के भी समय में दार्शनिक जो होते थे तो दार्शनिकों की बहुत महत्वता होती थी। हमारे ऐसे बहुत से राजा हैं जिनसे, जैसे बिंबिसार से मांगा गया था कि हमें एक दार्शनिक दे दीजिए, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि हम आपको सब दे सकते हैं लेकिन दार्शनिक नहीं दे सकते। तो एक जो दर्शन का ठीक ठाक जानकार होता है उसका जो कॉन्शियस लेवल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी जो ध्यान करने की शक्ति होती है वो बहुत उच्च लेवल की होती है, बहुत उच्च स्तर की होती है। एक दार्शनिक ही होता है जो हमारे मन में कौतूहल चलता रहता है, जो हमारा मन अशांत रहता है। तो वो जब हम उनसे बात करते हैं या वो हमको किसी बात को समझाते हैं तो वो जब दर्शन का एक तरह से सहारा लेकर हमको समझाते हैं तो वो जो हमारा मन जो है वो शांत होता है
और ये दर्शन जो है ये बहुत बड़ा विज्ञान है अपने आप में। तो दार्शनिक विचारों का भारत में जो प्राचीनतम संग्रह है वो उपनिषद है। आप देख लीजिए कि भारतीय संस्कृति अपने समय में कितनी विकसित संस्कृति थी। भारतीय संस्कृति, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि कोई किसी भी धर्म में उसके सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकते, उसके मानने वाले गलत हो सकते हैं, उसके धार्मिक गुरु गलत हो सकते हैं। और ऐसा है कि कुछ प्रभुत्वशाली लोगों ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए उन धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ की होगी जो हमको देखने को मिलती है। लेकिन जो धर्म के सिद्धांत हैं, जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, वो बहुत ही अपने आप में विकसित है, जो आज भी हर एक भारतीय को उतना ही गौरवान्वित करती है जितना हम विश्व पटल पर कहते हैं कि हम विज्ञान से परिचित थे, वास्तुकला से परिचित थे, मैथमेटिक्स हमको ठीक ठाक आती थी, आर्यभट्ट। नासा ने तो 18वीं सदी में 19वीं सदी और 18वीं सदी के बीच आकर बताया कि 9 ग्रह होते थे, और हमारे यहाँ 9 ग्रह तो बहुत पहले से ही चलते थे। ग्रहों की दशा बताकर आप ज्योतिषी और आपके भविष्य की भविष्यवाणी होती थी, शादियाँ होती थी, उसमें दशा देखी जाती थी, कुंडली देखी जाती थी। तो भारत का जो विज्ञान है वो बहुत विकसित विज्ञान था। आप रामायण देखेंगे तो उसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताई गई है कि कितनी दूरी है, यहाँ तक कि श्रीलंका और भारत के बीच की दूरी उसमें है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सबको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और यही मत मानिए कि जो हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या कहा था, हिंदुज़म इज़ नॉट अ रिलीजन, हिंदुज़म इज़ अ कल्चर। तो जो हिंदुज़म है, हिंदुत्व है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है, न कि धर्म है। जैसे कुछ लोग कहें, जैसे मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो अगर कहें कि नहीं ये हिंदू धर्म का दर्शन है या हिंदुत्व है या ये एक धर्म है, रिलीजन है जिसको हम नहीं मानेंगे, तो ये गलत बात है। आप एक कल्चर में रह रहे हैं तो कल्चर आपको रिलेट करता है। और कल्चर कैसे बनता है, ये ज्योग्राफिकल होता है। जिस ज्योग्राफी में आप रहते हैं वहाँ एक कल्चर बन जाता है। वो कल्चर आप कहीं से भी किसी भी तरह मानने वाले हो। अगर आपको देखना है, आप अगर ईरान के मुसलमानों को देखेंगे, ईरान हुआ, इराक, इन सब को देखेंगे, और आप सऊदी अरब चले जाइए जो ओरिजिन है मुसलमानों का, इस्लाम का, यहाँ दोनों के मुसलमानों में बहुत अंतर आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जो मुसलमानों की कब्रगाह होती है, जिस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, उसके ऊपर इमारतें खड़ी करना, मेहराब बनाना, ये इस्लाम में मना है। और ये सऊदी अरब का जो क्षेत्र है वहाँ का कल्चर नहीं है। ये कहाँ का कल्चर है, ये तुर्की, ईरान, इराक का कल्चर है, जो फारस का कल्चर हुआ करता था। तो भारतीय मुसलमान आप देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भारत, यहाँ जितने भी शासक हुए मुसलमान, सबकी कब्रों पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी। हालांकि इस्लाम ये कहता है, मुसलमान में उनके पैगंबर ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर दफन करके आओ तो उसको ज़मीन के हिसाब से पूरा समतल कर दो, जितना भूमि है उसके ऊपर ऐसा भी ना रहे कि भूमि के ऊपर वो पता चलेगी कब्रिस्तान, उसको समतल कर दो, उसका कोई नामो निशान ना रहे। लेकिन हम देखते हैं कि कब्रिस्तानों पर, शासकों के कब्रिस्तानों पर, और जो धार्मिक गुरु हुए हैं उनके कब्रिस्तानों पर बड़े बड़े इमारतें बनाई गई हैं। तो ये कहाँ से, ये कल्चर अडॉप्ट किए हैं इराक, ईरान वाला, ये कल्चर अडॉप्टेशन हुआ है। तो हमारे यहाँ कौन आए, टर्की पहले आए, इराक, ईरान से लोग आए, अफ़गानिस्तान से लोग आए, तो अपना कल्चर भी साथ लेके आए और वो कल्चर यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया जो आज भी है। जैसे अशोक के समय में शिलालेख हम देखने को मिलता है, उसने शुरुआत की थी। और हम आज भी देखते हैं जब किसी योजनाओं का इनॉग्रेशन होता है, छोटी सी भी सड़क बनती है तो वहाँ पर एक शिलापट्ट लगा दिया जाता है कि फ़लाँ ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये समय है। और किसी भी देश में चले जाइए आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और फिर इसको फॉलो अप किया अकबर ने भी, जहांगीर ने भी। आप इलाहाबाद में चले जाइए तो इलाहाबाद किले में तो वो जो उठा के लेके गए हैं अशोक स्तंभ, उनमें अकबर ने भी उत्कीर्ण करवाए हैं, जहांगीर ने भी अपने लेखों को उत्कीर्ण करवाया है। और लेखों को लिखने की परंपरा बड़े बड़े शिलापट्टों पर, पत्थरों पर, यह परंपरा इराक, ईरान या तुर्की या सऊदी अरब इन सब की नहीं थी, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा थी। तो वो जब आए यहाँ पर तो संस्कृति से रिलेट हो गए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदुज़म इज़ नॉट अ कल्चर, हिंदुज़म इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ कल्चर। कि जो हिंदुत्व है वो
केवल एक धर्म नहीं है बल्कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम आपको बता दें कि इस्लाम में बारात जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दहेज जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। मड़वा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। मंगनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, जो इंगेजमेंट होती है। हल्दी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। तो आप ये देखेंगे कि इस्लाम में बारात का कॉन्सेप्ट नहीं है, दहेज का नहीं है, मड़वा का नहीं, मंगनी का नहीं, हल्दी का नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट की हैं? ये इंडियन कल्चर है। दैट इज़ अ इंडियन कल्चर। ये इंडियन कल्चर है। आप जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तो बिंदुसार हो या बिंबिसार हो, ये जो शादियाँ करते थे तो दहेज में बड़े बड़े राज्य मिलते थे। आप जब देखेंगे कि अंग्रेज़ व फ्रांस के बीच जब शादी हुई तो बम्बई दहेज में मिला। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ, ये तो इस्लाम में है नहीं, फिर आप क्यों फॉलो करते हैं? ये इंडियन कल्चर में है, ये इंडियन कल्चर में है। अब जब अगर आप कहते हैं कि हिंदुज़म एक कल्चर नहीं है, एक रिलीजन है और उसका थॉट ऑफ प्रोसेस, उसका स्कूल ऑफ थॉट अलग है और इस्लाम का स्कूल ऑफ थॉट अलग है, ठीक है, आप मानते हैं, चलिए आप मान लीजिए कोई मुसलमान हो जो इस्लाम को फॉलो अप करता है, वो कहेगा कि हम नहीं मानेंगे कि हिंदुज़म इज़ अ कल्चर। फिर भाई बारात को क्यों लेके जा रहे हो तुम? क्योंकि ये तुमको सूट करता है। मैं कहता हूँ ना कि जो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली या सोशली हमको अप करता है ना, तो हम उसको एडॉप्ट करने से डरते नहीं हैं। बारात लेके जाएंगे, 400 बाराती लेके जा रहे हैं और जाएं वहाँ तो खूब अच्छी व्यवस्था मिली, एक भौकाल बना कि भाई ठीक है बारात लेके गए थे और ये था, तो ये सोशली हमको अप कर रहा है। दहेज मिल रहा है, हमको फाइनेंशियली अप कर रहा है। मड़वा होता है, जो दूल्हा जाता है मड़वे में तो उसको खूब ढेर सारा सामान मिलता है, ये भी फाइनेंशियली अप कर रहा है। मंगनी में भी दूल्हे के लड़के वालों को ठीक ठाक दिया जाता है, तो वो भी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अप कर रहा है। तो जो चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचा रही हैं वो तो आप अडॉप्ट कर ले रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हिंदुज़म जो कल्चर है वो नहीं है? तो इस्लाम में जो इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान पे बड़ी इमारतें बनाना, हाज़िरी देना, ये सब का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो भी होती है। तो जो आपको सूट करता है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो सूट नहीं करता है वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग तो यूपीएससी वाले हैं, हम लोग तो न्यूट्रल हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन कल्चर का इफ़ेक्ट सारे समाज पर है, चाहे यहाँ पर रहने वाला हिंदू हो, चाहे भारत में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे भारत में रहने वाला सिख हो, ईसाई हो, ये सारी चीज़ें इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई हैं। और इंडियन जो कल्चर होता है वो ज्योग्राफिकली भी होता है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है उसी तरह के लोग रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने की बात है। आगे चलेंगे हम, थोड़ा बात लंबा हो गया। आरण्यक आपने लिख लिया, उपनिषद के बारे में हम लिख लिए। तो ये भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है, आपने लिखा। इसके आगे लिखेंगे उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, इसे भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है। उपनिषद जो है इन्हें भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है। भारतीय दर्शन का स्रोत जनक या पिता कहा जाता है। तो ये जो उपनिषद हैं ये पूरा दर्शन से भरे हुए हैं। जैसे ऋग्वेद है, उसका जब आप उपनिषद देखेंगे तो ऋग्वेद का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। आगे चलेंगे वेदांग के बारे में। ये आपने लिख लिया, वेदांग। वेदांग का अर्थ होता है वेदों के अंग। वेदांग इसके कुल कितने अंग हैं? 6 हैं। वेदांग के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। इनकी संख्या 6 है या 6 अंग है। जो वेदाई पुरुष है, पहला इसमें लिखेंगे वेदाई पुरुष
वेदाई पुरुष, ये वेदाई पुरुष की नाक जो है वो शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ज्ञान, शिक्षा का मतलब जिस तरह का आपका रहना, रहन सहन, आपका व्यवहार, ये सब आपकी शिक्षा को तो ही प्रदर्शित करता है। अब देखिए जो नाक, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारी नाक कट गई, हमारी नाक ऊंची हो गई, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? क्योंकि बहुत पहले ही वेदांगों में वेदाई पुरुष की नाक को शिक्षा से जोड़ा गया है। तो आज भी हम लोगों को देखने को कहते हैं कि कोई कुछ गलत काम कर देता है परिवार में ही, तो मम्मी पापा अक्सर कहते हैं कि मेरी नाक कट गई। कॉन्सेप्ट देख लीजिए कहाँ से आया है। इसी तरह आप रिलेट करते चलेंगे। और वेदाई पुरुष का जो मुख है, वेदाई पुरुष का मुख, वेदाई पुरुष का मुख, ये पहला अंग हो गया या दूसरा हो गया? वेदाई पुरुष का मुख जो है वो कौन है? वेदाई पुरुष का मुख व्याकरण। अब व्याकरण को कैसे मुख से रिलेट किए हैं? जैसे जो हमारी भाषा होती है, जो हमारी बोलने की शैली और भाषा होती है, यही तो सामने वाले को प्रभावित करती है। यही तो ये दर्शाती है कि आपके अंदर एक ज्ञान का कितना भंडार है, आप अंदर तक कितना रमे हुए हैं, सहज हैं, संयम है, शालीन है या आक्रामक है, उत्तेजित है। तो ये मुख ही तो डिसाइड करता है, मुख से बोलते हैं। तो जितना अच्छा आपका व्याकरण होगा, जितनी अच्छी बोलने की शैली होगी, उतने ही अच्छे पुरुष आप माने जाएंगे। तो वेदाई पुरुष का जो मुख माना गया है वो व्याकरण को माना गया। आगे चलेंगे। वेदाई पुरुष के पैर, वेदाई पुरुष के पैर छंदों को माना गया है। वेदाई पुरुष का पैर, वेदाई पुरुष का पैर जो है वो छंद है। ठीक है। चौथा क्या है? वेदाई पुरुष का पैर 6 है, सॉरी, वेदाई पुरुष का पैर छंद है, सॉरी। चौथा क्या है? कल्पसूत्र। चौथा अंग क्या है? कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र में की भी 3 शाखाएं हैं, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। कल्पसूत्र का अर्थ जो होता था वो रहने की शैली से संबंधित था। तो इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं कल्पसूत्र की। कल्पसूत्र की 3 शाखाएं, अभी हम जब मेंस में इसको चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे ठीक से। श्रोत सूत्र, श्रोत सूत्र पहला है, श्रोत सूत्र, और दूसरा है गृह सूत्र, गृह सूत्र, और है धर्म सूत्र। ठीक है। ये वेदों के अंग में चौथा जो अंग है। 5वां अंग लिखेंगे। 5वां अंग क्या है? निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त किसे कहा गया है? कान को कहा गया है। कान को क्या कहा गया है? निरुक्त। निरुक्त क्या कहा गया है? कान को निरुक्त कहा गया है, कान को। छठा अंग जो है ज्योतिष। छठा अंग जो है वो ज्योतिष है। वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का समय, वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का समय। ज्योतिषी से क्या डिसाइड होता है? ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष ये कहता है कि आप किस समय कौन सा कार्य करेंगे जो आपके लिए शुभ होगा, यही तो ज्योतिष होता है। जैसे हमारे यहाँ एक मुगल काल में शासक हुआ है हुमायूं। हुमायूं जो होता था वो कपड़े भी ज्योतिष के आधार पर पहनता था। वो सोमवार, शुक्रवार या मंगलवार इस तरह से दिन को जो बांटा था उसने। सोमवार को अलग रंग का कपड़ा पहनता था ज्योतिष के अनुसार कि सोमवार को कौन सा कपड़ा, कौन से कलर का, कौन से रंग का पहनेंगे जो उसके लिए शुभ होगा। तो वो ज्योतिष को फॉलो करता था। भारतीय नागरिक, भारत में रहने वाला हर एक नागरिक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय संस्कृति को फॉलो करता है। मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय संस्कृति किसी धर्म को रिलेट नहीं करती है। भारतीय संस्कृति जो है भौगोलिक दृष्टि से होती है कि वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जिस समाज, वो जो समाज में सारी चीज़ें परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं, तो उन परंपरागत तरीकों का हम पर प्रभाव होता है। इन्हीं को पश्चिमी अवधारणा ने रूढ़िगत विचार कहा था। रूढ़िगत विचार।
रूढ़िगत विचार का अर्थ क्या होता है? रूढ़िगत विचार वो होते हैं जो बहुत सदियों से परंपरागत तरीके से हमारे मन में बसे हुए हैं या चले आ रहे हैं, जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको रूढ़िगत विचार पश्चिमी अवधारणा के लोगों ने कहा था। मीन्स वो जो यूरोपियंस हैं उन्होंने इसको रूढ़िगत विचार दिया था। उन्होंने कहा था कि रूढ़ियाँ जो चली आ रही हैं उनको ख़त्म करना है, नए विचारों को लाना है। देखिए, हर समाज में कोई ना कोई कुरीति आ जाती है। देखेंगे आप, कभी ना कभी कोई चीज़ तो बिगड़ती ज़रूर है, समय समय पर उसको सही करना पड़ता है। कोई मशीन ही ले लीजिए, अगर कोई बहुत खर्चा करके कब बहुत अच्छी मशीन आप लेते हैं तो ख़राब तो होगी ही, समय समय पर आप उसको ठीक करना पड़ेगा। तो किसी भी धर्म में, किसी भी धार्मिक सिद्धांतों में कुरीति आ जाने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि पूरा धर्म ही गलत है। ये छेड़छाड़ किन्होंने ने की? धार्मिक गुरुओं ने की, उनके अनुयायियों ने की, मानने वालों ने की। धर्म तो संयम, शालीनता और अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए होता है कि आप लोभ से दूर रहें। ईश्वर ने जो भी आपको दिया है उसमें आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें। आपका व्यवहार आपकी पत्नी के प्रति कैसा हो, आपका व्यवहार आपके माता पिता के प्रति कैसा हो, आपके भाई के प्रति कैसा हो, आपके बहन के प्रति कैसा हो, ये सारे सिद्धांत उसमें दिए गए हैं। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। हम यहीं पर बात ख़त्म करेंगे क्योंकि अब आपने वेदांग लिखा। अब हम कल देखेंगे कि ऋग्वेद के कौन से वेदों से संबंधित ब्राह्मण कौन से हैं, उपनिषद कौन से हैं, आरण्यक कौन से, उपवेद कौन से हैं। उसके बाद हम इनके प्रमुख क्षेत्र देख लेंगे, फिर हम उत्तर वैदिक काल के प्रीलिम्स फैक्ट देख लेंगे, उसके बाद फिर हम मेंस पे आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसलिए आज इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और एक चीज़ आपको समझा कर ख़त्म करते हैं। हमारे अंदर दो तरह की भावनाएं होती हैं, एक प्रैक्टिकल होती है, एक इमोशनल होती है। जैसे यदि कोई भी आपके भाई को या जो आपका भाई है उसको मार रहा है, 10-15 लोग मिलके उसको मार रहे हैं, प्रैक्टिकली आपकी थिंकिंग ये होगी कि यदि मैं उसको बचाने जाऊंगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं भी मार खाऊंगा। ये तो प्रैक्टिकली थिंकिंग हो गई। इमोशनल थिंकिंग ये होती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई मारा जा रहा है और तुम खड़े होकर देख रहे हो, ये होता है इमोशनल थिंकिंग। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, ये जो धर्म के सिद्धांत है वो क्या कहते हैं, आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों रहना है और इनका क्या है 50-50 होना चाहिए। पश्चिमी लोगों ने, यूरोपियंस ने प्रैक्टिकल होना ज़्यादा ठीक समझा कि हम प्रैक्टिकल रहेंगे, हम इमोशनल ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट उसका क्या हुआ, वहाँ की पूरी पारिवारिक इकाई टूट गई। आप देखेंगे जो सबसे बड़ा डिसास्टर है अमेरिका, यूरोपियंस के लिए, जो अपने आप को बहुत विकसित सभ्यता मानते हैं, जो अपने आप को बहुत डेवलप्ड मानते हैं हर क्षेत्र में, वहाँ की पारिवारिक इकाई पूरी तरह से टूट गई है। हमारे यहाँ पारिवारिक इकाई आज भी मौजूद है। हम अपने माता पिता के संबंधी, माता पिता के प्रति ऐसा व्यवहार रखना चाहते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। वहाँ पता चला कि बेटी बहुत पहले ही शादी करके आ चुकी है, 2 साल 3 साल बाद पता चल रहा है माता पिता को कि भी उसकी शादी भी हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अपने चॉइस को नकार दे, लेकिन परिवार क्या होता है कि जब हम मुश्किल में पड़ते हैं, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, जब हम डिप्रेशन में जाते हैं या कोई चीज़ हमको गलत लगती है या हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो परिवार ही सहारा देता है, सपोर्ट देता है। तो सपोर्ट ज़रूरी होता है जीवन के लिए। आप देखेंगे ये अपने आप को सबसे विकसित कहते हैं, यूरोपियंस या अमेरिकी अपने आप को सबसे विकसित कहते हैं। मोस्ट ऑफ द डिप्रेस्ड यहीं आपको मिलेंगे, डिप्रेस्ड, वो भी युवा। जो यहाँ के यूथ हैं वो विश्व के सबसे डिप्रेस्ड यूथ यहीं के हैं। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की गोलियां अगर बिकती हैं तो यूरोप में बिकती हैं। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल भी ना हो और ज़्यादा इमोशनल ना हो, दोनों आपके लिए ख़तरनाक है। ज़्यादा इमोशनल होना भी, ज़्यादा इमोशनल मत होइए ताकि कोई आपका इस्तेमाल ना कर सके, और ज़्यादा प्रैक्टिकल मत होइए ताकि आपके अंदर जो इमोशंस है ख़त्म हो जाए। मानवता जो होती है, ये मानवता एक इमोशन ही तो है। यदि किसी का बीच रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हम गाड़ी रोक के अपनी बाइक या जो भी चीज़ों से हम जाते आते रहते हैं या पैदल ही होते हैं तो हम रुक के सबसे पहले उसकी मदद करते हैं। तो ये मानवता जो आती है इमोशन से आती है ना।
जो ह्यूमन राइट जैसी बात अगर आई है तो वो इमोशन से आई है कि प्रैक्टिकल से आई है। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा हित है बस उसी का कार्य करो, सामने वाले के बारे में कुछ सोचो ही नहीं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में हानि का सिद्धांत दिया गया है वो भी इमोशन के आधार पर दिया गया है, हानि का सिद्धांत। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी, तो उसमें आप देखेंगे हानि का सिद्धांत दिया। हानि का सिद्धांत ये कहता है कि आपके मौलिक अधिकार वहाँ तक सीमित है जहाँ तक कि सामने वाले के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। प्रैक्टिकल होना ये कहता है कि मैं अपने लिए ही सब कुछ करूँ। ये ज़्यादा भौतिकवादी होने पर ज़्यादा बल देता है। ज़्यादा भौतिकवादी होना, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होना, इसका मतलब होता है ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना, ज़्यादा भोग करना। तो आप ये बताइए, आप भी अपने जीवन पे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना हमारे मन को ज़्यादा अस्थिर बनाता है या स्थिर बनाता है? तो आप देखेंगे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है और जो धर्म के सिद्धांत है वो संयम, मन पर शालीन होना और अपने आप में ही प्रसन्न रहना। और इसका आप में कहे कि हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, क्योंकि हमको तो मृत्यु देखना ही है, सबको मरना है। और जब ये भावना आप में ज़्यादा आ जाए प्रैक्टिकल होने की, या आपको जब लगे कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, या आपको जब लगे कि आपको ज्ञान बहुत मिल गया है, या आपको जब लगे तो या तो शमशान या कब्रिस्तान का एक बार चक्कर मार लीजिएगा, शमशान व कब्रिस्तान का एक बार चक्कर मार लीजिएगा। वहाँ बैठिएगा आधा एक घंटा आराम से। उसके बाद आपका जितना भी अहंकार है, जो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आप ये देखेंगे आपसे ज़्यादा सफल लोग, आपसे ज़्यादा ज्ञानी लोग जला दिए जा रहे हैं। 2 मिनट परिवार खड़ा था फिर चला गया, वो जल गए या वो दफन होके ख़त्म। इस बारे में हज़रत अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हारे अंदर अहंकार जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा लिया करो। और भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि जब अहंकार मन में पैदा हो तो ये सोच लो कि मृत्यु आना ही आना है, अंत होना ही होना है। हम जैसे 1000 विद्वान, 1000 शिक्षक, 1000 विद्यार्थी पैदा हुए होंगे बहुत, लेकिन उन सब का अंत निश्चित था। मैंने भी पहले बताया कि आप किसी भी सब्जेक्ट पर 1000, मतलब आपकी जो जीवन होता है 70 वर्ष 80 वर्ष पूरा उस पर लगा दीजिए, आप उसका 1% भी आपका नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा ज्ञान है। तो धर्म तो यही कहता है, धर्म यही कहता है ईश्वर जो है वह ज्ञान का महासागर है, ज्ञान का महासागर ईश्वर है। और जो मनुष्य है उस महासागर की कुछ बूंदें मनुष्य के पास है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ प्रीलिम्स फैक्ट बचे हुए हैं। कितना हुआ समय? तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम चर्चा करेंगे कुछ और प्रीलिम्स फैक्ट पर। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आप थोड़ा समझ विकसित हो सके, आप थोड़ा मैच्योर हो सके। और यूपीएससी में मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे तो आपके साथ आपकी समझ क्रिएट नहीं होगी, ना आप एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे और ना आप एक अच्छा उत्तर दे पाएंगे। आपको दोनों की ज़रूरत है, अच्छा उत्तर लिखने की मेंस में और अच्छा उत्तर देने के इंटरव्यू में। तो यहीं से थोड़ा अपने मन को, अपने मस्तिष्क को विकास की तरफ लेके जाएंगे और इसको खुला छोड़ेंगे। खुले तौर पर हम सोचेंगे, जो हमारे अंदर पहले से बस गया है उससे हटकर हम सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसी तरह हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आइसोलॉजी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जुड़े रहने के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। और हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। और ऋग्वैदिक काल में हमने आज चर्चा की प्रीलिम्स, कल हम इसके और प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस पर चर्चा करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।